नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं अपनी इस हिस्ट्री की सीरीज को फिर कंटिन्यू कर रहा हूं। क्लासेस आपको कंटिन्यू मिल रही हैं। मैंने किसी भी क्लास को रोका नहीं है, निरंतरता से अथक परिश्रम के साथ आपको क्लास में उपलब्ध करा रहा हूं। तो अब शुरू करते हैं क्लास को। जय सिया राम, जय हनुमान, मन से। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा सा अभी मैप को हम देख लें ताकि मैप से एक आइडिया हो जाता है ना कहाँ कहाँ क्या है। देखो, मैं सेंटर मानता हूं हड़प्पा को। हड़प्पा से सेंटर मानिए, तो हड़प्पा के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? मोहनजोदड़ो मिलेगा। मोहनजोदड़ो के नीचे आएंगे तो चनहुदड़ो मिलेगा। यह है चनहुदड़ो। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, गुजरात के पास धौलावीरा मिलेगा, सुरकोतड़ा मिलेगा और लोथल मिलेगा। यानी ये हड़प्पा है, उसके नीचे आएंगे मोहनजोदड़ो मिलेगा, फिर चनहुदड़ो मिलेगा। मेन शहरों के नाम बता रहा हूं। धौलावीरा मिलेगा, धौलावीरा, सुरकोतड़ा। यानी हड़प्पा के दक्षिण में पड़ते हैं क्या? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, धौलावीरा, सुरकोतड़ा और लोथल। जैसे कई बार पूछा गया है कि लोथल धौलावीरा के किस तरफ है, तो आप देखेंगे लोथल धौलावीरा के साउथ में है। तो इसको याद करने का तरीका यह है, आप लिख भी लेंगे, ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा के साउथ में आएंगे तो आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, फिर धौलावीरा, फिर लोथल। ठीक है, लोथल। उत्तर में जाएंगे तो यहां मिलेगा मांडा, फिर यहां पर है रोपड़, फिर ये राखीगढ़, वही सिंधु सभ्यता वाला, भारत में सबसे बड़ा स्थल माना जा रहा राखीगढ़। तो राखीगढ़ है, तो हड़प्पा के उत्तर में मांडा है, रोपड़ है, फिर ये राखीगढ़ है, फिर ये मिथिली है। मिथिली अभी पढ़ेंगे मिथिली के बारे में। फिर ये कालीबंगा है। तो हड़प्पा के साउथ में आएंगे तो मोहनजोदड़ो पड़ेगा, यानी कि क्या ऐसे हड़प्पा के साउथ में आएंगे तो मोहनजोदड़ो पड़ेगा, चनहुदड़ो पड़ेगा, फिर धौलावीरा पड़ेगा, है ना, धौलावीरा पड़ेगा। फिर आप देखेंगे क्या पड़ेगा? लोथल पड़ेगा। ठीक है, तो हड़प्पा जो कि मेन है उसके साउथ में आएंगे मोहनजोदड़ो, फिर चनहुदड़ो, फिर धौलावीरा, फिर क्या लोथल। और हड़प्पा के उत्तर में जाएंगे तो मांडा मिलेगा, रोपड़ मिलेगा और राखीगढ़ मिलेगा। ये मांडा है, ये रोपड़ है और ये राखीगढ़ है। ठीक है, स्थल को आप ध्यान रखें क्योंकि स्थल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब कोट दीजी कहाँ है? कोट दीजी ये है, मोहनजोदड़ो के जस्ट बगल में कोट दीजी है। ठीक है, थोड़ा सा मेन को ध्यान रखें। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, धौलावीरा, लोथल, उधर राखीगढ़ है, फिर रोपड़ है, फिर मांडा है, फिर कालीबंगा है। हड़प्पा के जस्ट इधर आएंगे, इधर पूरब में तो कालीबंगा दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखिए कौन कौन कहाँ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भगवानपुरा पड़ता हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है यह भगवानपुरा। इसका खोज किसने किया था? जेपी जोशी ने। और यहां पर सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमाण मिले हैं। अब सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमाण मतलब अब सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह भी अपने आप में बड़ा विवादित विषय है। जलवायु परिवर्तन से हुआ कि किसी बीमारी से हुआ, इसको लेके बहुत सारी धारणाएं हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे भगवानपुरा भी एक स्थल जो कि कहाँ है? हरियाणा में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक भाई, हाँ, थोड़ा इंग्लिश वालों का कहना है कि आप इंग्लिश की पीपीटी नहीं दिखाते हैं, देख लीजिए। भगवानपुरा है, बस ये ध्यान रखना कहाँ है? हरियाणा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस स्थल याद रखो। क्योंकि पता है कभी कभी क्वेश्चन क्या बन जाता है
कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए भगवानपुरा भी एक स्थल है जो कहाँ रहा है, यहाँ से सिंधु सभ्यता के, मतलब यहाँ से क्या में, दिस साइट was excavated by J.P. Joshi. Evidence of the decline of the Indus Valley civilization has been found from here. यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन यानी पतन के प्रमाण मिले हैं। अब सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसको हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है? तो इसको अगले जब मतलब बहुत सारे कारण हैं, कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है कि बताया जाए, तो इसको हम अभी समझाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुरकोतड़ा, अभी आपने देखा था सुरकोतड़ा कहाँ है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। सुरकोतड़ा कहाँ है? सुरकोतड़ा ये है, ये देखिए धौलावीरा के जस्ट नीचे है सुरकोतड़ा। धौलावीरा के जस्ट नीचे है धौलावीरा, वही जहां स्टेडियम मिला था। तो ये है हड़प्पा, ये है क्या मोहनजोदड़ो, ये है कोटदीजी, ये है चनहुदड़ो और ये है सुरकोतड़ा। यानी कि चनहुदड़ो के नीचे आएंगे धौलावीरा मिलेगा, धौलावीरा के नीचे आएंगे सुरकोतड़ा मिलेगा। तो हम पढ़ रहे हैं सुरकोतड़ा, ठीक है? ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है। मतलब सुरकोतड़ा क्या, सिचुएटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था जगपति जोशी ने। ये देखिए, इसकी खोज किया था जगपति जोशी ने। यहां से क्या मिले हैं? घोड़े के अस्थि पंजर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखिए, सिंधु सभ्यता में घोड़ा कोई फेमस नहीं था कि घोड़ा कहीं मिला हो, कहीं कहीं खिलौने के रूप में घोड़े मिल गए हैं, लेकिन पूरे सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के प्रमाण सिर्फ इसी जगह मिले हैं, सुरकोतड़ा, जो आपने देखा धौलावीरा के जो साउथ में पड़ता है। तो केवल यही मिले हैं घोड़े के, और सिंधु सभ्यता में घोड़ा का कहीं और प्रमाण नहीं मिला, इसीलिए थोड़ा ये जगह फेमस है। यहां से कलश मिले, कलश शवधान, मतलब कलश शवधान मिले हैं, मतलब कलश मतलब तो यहाँ तो जैसे कलश के रूप में किसी के शव को रखा गया कलश की तरह से। पत्थर की चिनाई वाले भवन के साथ मिले हैं, मतलब ऐसे भवन मिले हैं जिसके पत्थरों पर नक्काशी की गई है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। और लोथल की तरह यह यहां भी यह भी एक ही, यह नगर एक ही प्राचीर से, देखो ये दुर्ग है, थोड़ा गलत हो गया, दुर्गा माँ का नाम आ गया, जय दुर्गा माँ, दुर्ग है, दुर्ग है। तो लोथल की तरह यहां भी दुर्ग और नगर एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। जरा याद कीजिए, मैंने को पढ़ाया था, सिंधु सभ्यता में रक्षा प्राचीर है। रक्षा प्राचीर क्या, यानी कि दुर्ग और नगर के चारों तरफ एक सेफ्टी वॉल यानी रक्षा प्राचीर बनाई जाती थी। ये नगरों के लिए अलग रक्षा प्राचीर होती थी और दुर्ग के लिए अलग होती थी। लेकिन लोथल और कौन, सुरकोतड़ा, ये ऐसे दो शहर हैं जिनके दुर्ग और नगर यानी पूरे दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। मतलब इनके चारों तरफ एक ही सेफ्टी वॉल बनाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा। लोथल और क्या, सुरकोतड़ा, ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। बाकी सब में क्या था? दुर्ग में अलग रक्षा प्राचीर बनते थे और नगरों के लिए अलग रक्षा प्राचीर बनते थे। और ये आपको पता है कि सिंधु सभ्यता में पश्चिम में दुर्ग पाए गए, पूरब में नगर पाए गए, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे पूरा। अब चलते हैं रंगपुर। रंगपुर भी गुजरात में है। ये भादर नदी के किनारे, यानी रंगपुर भादर नदी के किनारे है। इसकी खोज MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ये क्यों फेमस है? यहां पर कच्ची ईंट के मकान मिले हैं, धान की भूसी मिली है,
बाजरा और ज्वार की खेती के प्रमाण मिले हैं। बाजरा और ज्वार की खेती के प्रमाण मिले हैं। एक बात ध्यान रखिए, ये लोग बाजरा, ज्वार, मटर, इन सब की खेती करते थे। हाँ, लेकिन सिंधु सभ्यता में गन्ने का कहीं प्रमाण नहीं मिला है। ध्यान रखिए, ज्वार, बाजरा, मटर, लेकिन गन्ने का प्रमाण नहीं मिला, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे विश्व में सबसे पहले कपास की जो खेती है वो सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही शुरू की। कपास की खेती पूरे विश्व में सबसे पहले सिंधु सभ्यता लोगों ने शुरू की। कपास को यूनानियों ने सिंडन कहा था, पूछा गया है। कपास को यूनानियों ने सिंडन कहा था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पूरे सिंधु सभ्यता में जो खेती है कपास की, वो सिंधु सभ्यता के लोगों ने शुरू की, विश्व में भी माना जाता है। और कपास को सिंडन, हाँ, मगर ये गन्ने से परिचित नहीं थे। किससे? गन्ने से परिचित नहीं थे। आई बात समझ में? किसी का फोन है क्या? चलिए, थोड़ा बीच में फोन आ गया था। चलिए, तो रंगपुर आपने देख लिया। तो ये ध्यान रखेंगे, गन्ने का जो है प्रमाण नहीं मिला यहां से, और सिंधु सभ्यता में कपास की खेती सबसे पहले इन्होंने की। बाकी रंगपुर से क्या मिला? कहां है? भादर नदी किनारे है। और यहां से क्या? कच्ची ईंट के मकान मिले, धान की भूसी, बाजरा, ज्वार खेती के मिले प्रमाण। ठीक है, और आप कह खेती के प्रमाण कहां से मिले? जवाब दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में खेती के प्रमाण सिंधु सभ्यता में कहां से मिले थे, यानी खेत के प्रमाण की खेती होती थी, इसके प्रमाण कहां से मिले? कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। खेती के प्रमाण आलमगीरपुर, ये तो पता है, ये आलम, थोड़ा सा ये आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर याद रखेंगे कि आलमगीरपुर जो है ये तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी, ध्यान रखिए, सबसे पूर्व में है आलमगीरपुर, उत्तर में है मांडा, दक्षिण में है दैमाबाद, और साउथ में आप आएंगे तो क्या? सुतकांगडोर। तो ये आलमगीर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में कहा? हिंडन नदी के किनारे है। अब देखो, आलमगीरपुर की खोज किसने किया था? तो आलमगीर, जो ध्यान रखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। और इसकी खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यहां पर एक गर्त मतलब गड्ढा है ना, गर्त मतलब गड्ढा, उसको इंग्लिश में पिट बोलते हैं। यहां पर अगर रोटी के बेलने की चौकी मिली है, यानी रोटी जो बेलने वाली चौकी होती है जिस पर आप लोग रख के हम लोग रोटी बेलते हैं, वो चौकी भी यहां से मिली है। कहां से? आलमगीरपुर से एक गर्त मिला है। उस गर्त में मतलब गड्ढा, एक पिट, देयर वाज ए पिट हैज बीन फाउंड इन विच वी फाउंड दिस। क्या है ये? तो यहां से जो है रोटी बेलने की चौकी मिली है उस गर्त में से, और सूती कपड़ों के भी प्रमाण मिले हैं। तो आलमगीरपुर की खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। कहां है? पता है। और यहां से गर्त मिला, और गर्त में से जो है रोटी को बेलने वाली चौकी होती है वो मिली। ठीक है, कहां? तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए, कुणाल, ये मैं बता चुका हूं, ये कहां है? ये हरियाणा के पास है। कुणाल ये हरियाणा के पास है। ये सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी, अब घग्घर बोल सकते हैं, घग्घर, वहां पर है ये। इसकी खोज आर एस विष्ट ने किया था। आर एस विष्ट
यहां से गर्त आवास, हाँ गर्त आवास क्या, जैसे लोग गड्ढा बना करके ड्वेलिंग, यहां पर पिट ड्वेलिंग, पिट मतलब जैसे लोग गड्ढे बना करके भी रहते थे, तो यहां से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। कई बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में गर्त आवास के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो ये हमारे कहां से मिले हैं, कुणाल नाम के जगह से मिले हैं। और कुणाल नाम के जो जगह है ये कहां है, हरियाणा में। और यहां से चांदी के मुकुट भी मिले हैं, यहां से चांदी के मुकुट भी मिले हैं। और टेराकोटा की मोहर, टेराकोटा आप जानते हैं मिट्टी बनाने की, मिट्टियों से खिलौने बनाने की कला होती है, और इसी टेराकोटा से मिट्टी मतलब सील मिली है। वैसे तो पता है सील मोहर किस आकार की होती है, सब बता चुका हूं। तो टेराकोटा से जो है मिट्टी की मोहर मिली है, ठीक है। वैसे जो मोहर बनती थी सिंधु सभ्यता में वो सेलखेड़ी से बनती थी, सेलखेड़ी। सिंधु सभ्यता में जो मोहर बनती थी वो सेलखेड़ी से बनती थी, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से कुणाल से चांदी के मुकुट, गर्त आवास, सबसे इंपॉर्टेंट यहां का गर्त आवास है, ध्यान रखें। गर्त आवास ये पूछा जा चुका है। और चांदी के मुकुट, क्या, चांदी के मुकुट, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो कुणाल कहां है, हरियाणा में, सरस्वती नदी के तट पर। तो इस सबको ध्यान रखें, पीपीटी आपको मिल जाता है। और हाँ एक बात और बोल देता हूं, जिस कंटिन्यूटी से मैं पढ़ा रहा हूं उसी कंटिन्यूटी से पढ़ना है, चाहे लाख बोर लगे, चाहे लाख थकान लगे, आपको यह मान के पढ़ना है कि मुझे इसको हर हाल में पूरा करना है। अगर आप मूड के हिसाब से पढ़ोगे तो कभी नहीं कुछ पूरा होगा। मेरा भी मूड करता है कि मैं ना पढ़ाऊं, रोज कौन पढ़ा है हिस्ट्री, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर एक बार पूरा कर दूंगा तो मुझे बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके लिए फायदेमंद क्या है कि आपने पढ़ लिया तो कम से कम आपको ये पता हो जाएगा कि हाँ मैंने इस चीज को कवर कर लिया है। अब एग्जाम में अगर पूछेगा तो मैं समझ सकता हूं कि मुझे आंसर कैसे देना है। इसीलिए सिलेबस खत्म करना बहुत जरूरी होता है। हर चीज इंटरेस्ट या मूड पे नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि अगर मूड के हिसाब से पढ़ेंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें वो चीज भी पढ़नी पड़ती है जो हमें मन ना करे। तो इसीलिए आपको मैं एक सीक्वेंस है, चूंकि मैं जो काम शुरू कर देता हूं उसको रोकता नहीं हूं बिना किसी विशेष कारण के, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए और प्रॉपर जिस सीक्वेंस में मैं चल रहा हूं अपने नोट्स को लिखते रहिए। अंत में जब मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा तब आप देखेंगे कि आपको कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, और वो क्वेश्चन का सेशन लाइव होगा। ये तो पढ़ाना होता है इसलिए मैं लाइव नहीं आता, क्योंकि पढ़ाने में लाइव आने में वो काफी टाइम लॉस होगा, तो ध्यान रखेंगे। बस मेरा एक ही सिद्धांत है, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, इसको नोट करते रहिए और लेक्चर जरूर देखिए, जब भी समय मिले देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ताकि एक सीक्वेंस में आपकी कॉपी पे वो नोट लिखा हो तो आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, आसानी होगी, और एग्जाम में को देने के लिए आपके कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि सिलेबस पूरा होता है तो आत्मबल बढ़ता है। वरना ना पढ़े हो कुछ नहीं पढ़े हो तो उससे हमेशा मन परेशान रहता है। चलिए अब बात करते हैं रोपड़। अभी मैंने रोपड़ आपको मैप में दिखाया था, तो ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ स्वतंत्रता के बाद यानी कि आजादी के बाद सबसे पहले जहां खुदाई की गई थी वो था रोपड़, ये ध्यान रखिए। और ये क्यों फेमस है, ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मतलब ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहां मिला है, रोपड़। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए ये ध्यान रखेंगे ये कहां पर है, तो इंग्लिश वाले देख लिया करें, रोपड़ कहां है, सतलज नदी किनारे। और ये क्यों फेमस है, द एविडेंस ऑफ डॉग बरियल along with human has been found। ये ध्यान रखेंगे, जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो देख लेंगे कि यहां पर डॉग, ह्यूमंस के साथ डॉग को डॉग बरियल के एविडेंस मिले हैं, तो दोनों का मैंने लिख दिया। और वैसे भी बस एक ही बात ध्यान रखना है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहां मिला, रोपड़ से मिला। हाँ, अब कुछ और स्थल हैं जो देख लेते हैं, जो पूछे जाते हैं कभी कभी। मिताथल जो अभी दिखाया था आपको, मिताथल ये हरियाणा में है।
इसकी खोज सूरजभान ने किया था। यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी। और फिर आप देखेंगे रोजदी। रोजदी क्या है? यह गुजरात में है। यहां से हाथी के अवशेष पाए गए। जैसे सुरकुतरा से घोड़े के अवशेष, वैसे वहां से हाथी के अवशेष पाए गए। आमरी, आमरी आप देखेंगे यह पाकिस्तान में है। यहां से 12 सिंघा यानी रेंडियर्स यानी 12 सिंघा का जो जानवर होता है उसके प्रमाण मिले हैं। तो यहां आपको दिख रहा मिताथल हरियाणा में, यहां से तांबे की क्या मिली? कुल्हाड़ी। रोजदी से क्या मिला है? एलिफेंट यानी हाथी के प्रमाण। और आमरी से क्या मिला है? 12 सिंघा के प्रमाण मिले हैं आमरी से। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब चलिए बात करते हैं सामाजिक जीवन की। अब हम थोड़ा सा डिटेल में आ गए। लगभग मैक्सिमम स्थल मैंने पढ़ा दिया है, आपको उनको कॉपी में नोट करके एक साथ लिख लेना है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा व्याख्यात्मक। सामाजिक जीवन यही शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए क्या है सामाजिक जीवन। समाज की मुख्य इकाई परिवार थी, यानी कि फैमिली वाज द मेन यूनिट। उस समय फैमिली सिस्टम था। और मैंने पहले बता दिया है कि इनका समाज जो था मात्र सत्तात्मक था। क्या था? मात्र सत्तात्मक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रियोरिकल। मतलब मैट्रियोरिकल मतलब कि वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल स्कल्पचर हैज बीन फाउंड। मात्र सत्तात्मक कैसे था? क्योंकि ज्यादातर मात्र नारी मूर्तियां पुरुष मूर्तियों की तुलना में अधिक मिली हैं। केवल एक ही एक ऐसा स्थल है जहां पर पुरुष मूर्ति नारी मूर्ति की तुलना में ज्यादा है, वो है हड़प्पा, जो कि पहले मैं बता चुका हूं। केवल एक ही ऐसा स्थल है जहां पर पुरुष मूर्तियां नारी मूर्तियां की तुलना में ज्यादा हैं, वो हड़प्पा। बाकी पूरे सिंधु सभ्यता में नारी मूर्तियां ही ज्यादा मिली हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा, क्योंकि उसमें महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया, महिलाओं का सम्मान था उसमें। इसीलिए इसको हम लोग मात्र सत्तात्मक समाज कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं पहले कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं शुरुआत के लेक्चर में। और हाँ, एक बात और, मेरे अब इस लेक्चर को देखने के लिए आप शुरुआत की अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर बेकार हो जाएगा। अगर आप शुरू से नहीं देख रहे हैं मेरा लेक्चर तो बेकार है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप हिस्ट्री बाय विजेंद्र सर, आगे इसरो एकेडमी लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको लाइन से सब देखना है। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर लाइन से देख करके नोट्स नहीं बनाया है और 20 से देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इस लेक्चर पर अगर आप आए हैं आज तो पहले के लेक्चर को देखिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा समाज में कौन कौन से वर्ग थे। देखो, पुरोहित वर्ग था, विद्वान भी बोलते थे। योद्धा थे, मतलब पुरोहित थे, योद्धा थे, शिल्पकार थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे। पुरोहित मतलब स्कॉलर लोग थे, योद्धा मतलब वॉरियर्स, शिल्पकार मतलब आर्किटेक्ट, व्यापारी मतलब ट्रेडर्स और लेबर्स। तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ग थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। मतलब आज की तरह से भी जैसे लोग मिलते हैं, वेजिटेरियन और नॉन दोनों थे। ये लोग क्या, गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, साग, सब्जी, भेड़, बकरी, शुगर यानी कि चीनी, शुगर, चीनी नहीं, सॉरी चीनी नहीं, शुगर नहीं होगा, चीनी गलत हो जाएगा, गन्ने का प्रमाण ही नहीं मिला है, गलत होगा। ये होना चाहिए क्या, सुअर। ये सुअर होना चाहिए, शुगर लिख दिया गया है। शुगर तो हो ही नहीं सकता है, असंभव है। चीनी कहां बनेगी उस समय जब लोग गन्ना नहीं जानते थे। कोई बात नहीं। तो गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, साग, सब्जी, भेड़, बकरी, सुअर, बत्तख, मुर्गी, मांस, मछलियां, इनका मतलब ये सब इनका भोजन था। गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, साग, भेड़, बकरी, सुअर, बत्तख, मुर्गी आदि, ठीक है। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। क्या, ये सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। और ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं।
तो बड़ा आसान है, लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, और साथ में आप देखेंगे सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से ये सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। हाँ, हड्डी की बनी सुई मिली है, दिख रहा है आपको, हड्डी की बनी सुई मिली है, तो इसका मतलब ये लोग सिलाई कढ़ाई से भी परिचित थे। अब तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो आज के जैसे थे, बस एक चीज है, उनके पास मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था, थोड़ा बहुत मटेरियल डिफरेंस रहा होगा, प्लास्टिक नहीं था। भाई आज हम आधुनिक क्यों हैं? अगर आप सोचो हम उनसे किस मामले में आगे हैं? बस मोबाइल है, प्लास्टिक है, मटेरियल थोड़ा अलग है और ऑनलाइन है। बाकी सीमेंट के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी गोबर और भूसी का इस्तेमाल करके बनाते थे सीमेंट, पहले बता चुका हूं। तो लगभग सब चीजें ही वैसी हैं, कुछ ही चीजें हैं जो हमारे समाज में इस समय थोड़ी अलग हैं। हाँ, शिक्षा अलग है, लिपि अलग है, बाकी आपको क्या मिल रहा है? देख रहे हैं, सुई भी मिल रहा है, सिलाई कढ़ाई का भी सामान मिल रहा है, रोटी बेलने वाले सब सामान मिल रहे हैं जो आज होते थे। तो सिलाई कढ़ाई का भी ज्ञान था इनको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, शाकाहारी भी थे, अब मांसाहारी भी थे, ऊनी भी वस्त्र पहनते थे, ऐसे आता कि सूती वस्त्र पहनते थे, हड्डियां कुछ मिली तो सिलाई कढ़ाई भी वो जानते थे। तो इस तरह आपने देखा। तो आप ये सारी बातें देख रहे हैं, तो इसको आप नोट करते चलेंगे ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी पूछा गया मनोरंजन का क्या खेल था? मनोरंजन के नाम पे पांसा, यानी आज के हिसाब से लूडो बोल सकते हो, पांसे का खेल और नृत्य का खेल फेमस था। ये उनका सबसे पुराना खेल है, पांसे का खेल, ध्यान रखेंगे, ये उनका मेन गेम था। और नृत्य, हाँ, वो अलग बात है कि धौलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, है ना, धौलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, मगर उस स्टेडियम में क्या खेला जाता था इसका कोई अभी एविडेंस नहीं मिला है कि वो क्या वहां खेलते थे। हाँ, लेकिन मेन खेल पांसा पाया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि पांसा ही मेन खेल था, बाकी नृत्य, ठीक है। चलिए, और हाँ, नौसारो और मेहरगढ़ से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, मेहरगढ़ कहां पर है? मैं आपसे पूछूंगा मेहरगढ़ कहां पर है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मतलब सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। अब मैं चीज बता दूं, नौसारो और मेहरगढ़ जो ऐसी जगह है जहां पर कुछ मूर्तियां पाई गई, नौसारो और मेहरगढ़ ऐसी जगह है जहां पर कुछ मूर्तियां पाई गई हैं, और उन मूर्तियों से, नारियों की मूर्तियां हैं, उसमें देख के लगा कि जैसे मांग में सिंदूर भरने का कोई सिस्टम रहा होगा जो आज है। मतलब नौसारो और मेहरगढ़ में कुछ ऐसी मूर्तियां पाई गई हैं जिसमें मांग में सिंदूर भरने का प्रमाण मिला है। तो मतलब उस समय भी लोग सिंदूर इस्तेमाल करते थे, जिसको वर्मेलियन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इतनी सारी बातें। अब ये लेक्चर समझिए अंत पे चल रहा है, लास्ट में मैं इसको पूरा कंक्लूजन दिखाऊंगा। पहले मेरा काम है आपको डिटेल से पढ़ाना, लास्ट में आपके सामने कंक्लूजन आएगा बहुत सी, लेकिन अभी इसको अच्छे से पढ़िए। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि दोबारा आपको जरूरत ना पड़े, कि आप हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। अब चलिए, यहां से यहां तक खत्म हुआ। कुछ बातें और ध्यान रखेंगे। वो बातें क्या हैं कि देखिए, सिंधु सभ्यता में एक चीज दिखाई गई है। वो चीज क्या है कि एक सारगौन नाम का राजा था। सारगौन ये राजा कहां का था? अक्काद का। थोड़ा ध्यान देंगे, शब्द टफ है। अक्काद क्या है? अक्काद एक जगह है। ये कहां है? ये सेंट्रल इराक में है। अक्काद बोलते हैं। अक्काद एक जगह है जो कि कहां है? सेंट्रल इराक में है इस समय। तो कहोगे सर ये क्यों बता रहे हैं? देखिए, अक्काद का एक राजा था सारगौन, ठीक है। सारगौन के जो है एक अभिलेख मिला है, सारगौन के राजा से एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में, है ना,
उस अभिलेख में 3 नाम इस्तेमाल हुए हैं। मेलुआ, मेलुआ, 3 नाम, मेलुआ, मगान और दिलमुन। मेलुआ दिख रहा ना आप लोग को? मेलुआ, मैं हट गया हूं इसीलिए। मेलुआ, मगान और क्या, दिलमुन। थोड़ा ध्यान देंगे। यानी अक्काद एक जगह है सेंट्रल इराक में, तो उस समय मतलब ये मेसोपोटामिया वाला सब रीजन रहा होगा, सभ्यता वाला। उस अक्काद के राजा का नाम था सारगौन। उस सारगौन के राजा के जो एक अभिलेख मिला है उसमें 3 नाम है, मेलुआ, मगान और दिलमुन। मेलुआ, मगान और दिलमुन, ठीक है। तो दिलमुन की पहचान जो है बहरीन से किया गया है। दिलमुन है बहरीन, आज का बहरीन। मुझे बताएंगे बहरीन कहां है? दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई है। और अगर आप देखेंगे मेलुआ, मेलुआ जो है ये मैं बता चुका आपको, मेलुआ का जो पहचान है वो हड़प्पा सभ्यता से किया गया है। मेलुआ की पहचान किससे की गई है? हड़प्पा सभ्यता से किया गया है। और मगान, मगान जो है एनसीईआरटी में जो है, सॉरी मगान जो है, देखिए मगान जो है एनसीईआरटी में, इसकी पहचान ओमान से की गई है। किससे की गई है? ओमान से। सवाल है सर आप ये क्यों बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं। पहला चीज, सारगौन नाम का एक राजा है जो कि अक्काद, अक्काद कहां पड़ता है इसमें? सेंट्रल इराक में, यानी ये वही जगह है मेसोपोटामिया वाला। तो वहां पे कुछ अभिलेख मिले हैं, उनके लेख मिले हैं। उस लेख में मेलुआ शब्द है, मगान है, मगान है और दिलमुन है। मैं हट जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मेलुआ की पहचान हड़प्पा से की गई, इसीलिए मैंने कहा इसको मेलुआ सभ्यता भी कहते हैं। मगान की पहचान ओमान से की गई है और दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई है। और माना यह जाता है कि जो बहरीन नाम का द्वीप है, बहरीन है, ये कहते हैं कि बहरीन जो था ये सिंधु और मेसोपोटामिया, सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक भूमिका अदा करता था। मतलब एक प्रकार से ये बिचौलिए के रूप में था। मतलब सिंधु के लोग और मेसोपोटामिया के लोग के बीच में ये एक ट्रेड सेंटर था, यानी यहां के लोग भी यहां मिलते थे, यहां के लोग भी यहां मिलते थे। तो बहरीन, जिसको सारगौन राजा जो कि अक्काद का था, उसके यानी अक्काद कहां? सेंट्रल इराक में जगह है। तो अक्काद नाम के जगह पर वहां के सारगौन राजा थे, उनका अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में 3 नाम है, मेलुआ, मगान, दिलमुन। मेलुआ की पहचान हड़प्पा से की गई, मगान की पहचान ओमान से की गई और दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई। तो उसमें यह माना गया है कि ये जो दिलमुन यानी बहरीन है वो सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच में एक मध्यस्थ का काम करता था, यानी बिचौलिए का काम करता था। मतलब दोनों के बीच में ट्रेड सेंटर था। अब आपसे क्वेश्चन है, आप बताएंगे बहरीन कहां है? आज मैप में देख के बताना है कि बहरीन कहां है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, आपको बताना है मेहरगढ़ कहां है। मेहरगढ़ कहां है? ठीक है, हाँ। और याद रखिए गर्त आवास, गर्त आवास कहां मिला है? गर्त आवास जो है कहां मिला? अभी बताया है, कुरान में मिला है। तो इसको लेके क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, गर्त आवास को लेकर के मैं क्वेश्चन आपको और दूंगा। वो क्वेश्चन ये है गर्त आवास का कि आपको बताना कि गर्त आवास के प्रमाण कहीं और भी मिले हैं। गर्त आवास के प्रमाण क्या कहीं और भी मिले हैं? देखिए गर्त आवास है, कहां मिला? कुरान में जो बताया। लेकिन कश्मीर में एक जगह है, बताते हैं, बुर्ज होम। बुर्ज होम, यहां भी गर्त आवास मिला है। कश्मीर में जगह है बुर्ज होम, यहां भी गर्त आवास मिला है। आपको बताना है ये वाला किस काल की बात करता है, ये किस काल की बात है। यानी कि गर्त आवास जैसे कुरान में मिले हैं, वैसे कश्मीर में एक बुर्ज होम नाम का जगह है, वहां भी गर्त आवास मिले।
तो आपको बताना है कि ये कहां किस काल में है, यानी कि सिंधु सभ्यता से पहले भी लोग ये क्या नाम है गर्तवास में रहते थे। चलिए, यानी सिंधु सभ्यता के बाद, सॉरी बाद भी लोग, पहले नहीं बाद भी लोग गर्तावास में रहते थे। तो आपको बताना है कि बुर्जहोम कश्मीर में वहां भी गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। तो किस काल में है, ये किस काल की बात किया गया है इसमें। बाकी सिंधु सभ्यता मिले हैं। फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, कमेंट बॉक्स में देखूंगा मैं भैया, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में मैं नाम ले लूंगा, जैसे कमेंट बॉक्स मेरे पास है, जैसे मैं नाम ले लूँ कुछ कमेंट बॉक्स में, जैसे कौन कौन से बच्चे हैं। देखिए मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत से जवाब देते हैं। चलिए, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में जैसे बहुत से बच्चे हैं, मैं नाम आपको बताता हूँ कौन कौन से बच्चे हैं जो काफ़ी जवाब देते हैं। मैं उनका नाम लूँगा जरूर, क्योंकि बहुत बेचारे मेहनत करते हैं और मेरे हर एक लेक्चर को ध्यान से देखते हैं। जैसे नाम ले लूँ कौन से हैं। हाँ, ये सिंधु सभ्यता, देखिए इसमें नाम जैसे मैं लेना चाहूँगा कि आप देखो, एक नाम है प्रतीक्षा सिंह, एक नाम है AK ओरिजिनल, एक नाम चिंटू UP4 है, एक जानवी हैं, एक अजय त्रिपाठी जी हैं, और कोई VSS शॉर्ट है, और उमेश यादव जी हैं। ठीक है, प्रतीक्षा तो हैं ही, और भी लोग हैं, मैं उनका नाम लेके बता दूं। जैसे और कौन कौन से लोग हैं जो अक्सर मेरे सारे लेक्चर को देखते हैं, मन जैसे अंकित दुबे जी हैं, और टाइप 1 2 3 हैं, DM UPSC हैं, यूज़र RK हैं, नीलेश यादव हैं, रवि मौर्य हैं, और प्रिया चौधरी हैं, हिमांशु हैं, अरविंद मौर्य हैं, आकाश यादव हैं। ठीक है, ये लोग कंटिन्यू जो है, नीलम जी भी हैं, कंटिन्यू जवाब देते हैं। तो मैं सबके जवाब देखता हूं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, मेहरगढ़ कहां है, मेहरगढ़ कहां है, और जो कश्मीर का बुर्जहोम जहां गर्तावास मिले हैं वो किस काल के गर्तावास हैं। दूसरा, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, हाँ, बहरीन कहां है, किस जगह पर है, किस द्वीप, किस सागर के किनारे है, सब बताना है। सारगौन क्यों फेमस है, सारगौन राजा थे। अक्काद कहाँ है, इराक के। ये क्यों हुआ, क्योंकि अक्काद के सारगौन राजा का एक कुछ वहाँ लेख मिला है। उस लेख में 3 नाम है, मेलुआ, मगान, दिलमुन। मेलुआ की पहचान हड़प्पा से की गई है, मगान की पहचान ओमान से की गई, दिलमुन की बहरीन से की गई है। और माना जाता था कि उसी से समय की सिंध और मेसोपोटामिया के बीच में बहरीन एक तरह से सेंटर का काम करता था व्यापार के लिए। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इनकी व्यापारिक जीवन, इनका कृषि कैसे था। तो मैं सब डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बस नोट्स बता जाना। आपका चाहे CDS हो, चाहे PCS हो, चाहे CAPF हो, सबके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मेरी एक आपसे निवेदन है कि अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो धीमे धीमे PCS भी भरिए, RO भी दीजिए, CDS भी दीजिए। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, 65 साल है। उसमें अगर आप अपने दायरे को बढ़ाएंगे नहीं, रिस्क नहीं लेंगे, तो काम नहीं चलेगा। तो आपको अपनी तैयारी को ऐसा करना है कि छोटे से बड़ा सब एग्जाम दीजिए। चलिए, तो आपके सामने ये है, इसको नोट कर लीजिएगा। चूंकि PPT में शायद ये ना हो तो मैं यहां से हट चुका हूं, नोट कर लीजिएगा। ये क्या है मैंने समझा दिया। और लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके मेहनत से ही मैं टिका हुआ हूं। ज्ञान गंगा की सीरीज मैं कल बनाए, CA बच्चे मन से देख रहे हैं और उसको नोट कर रहे हैं। नॉलेज को बढ़ाइए, अपडेट कीजिए। नॉलेज ही आपको आत्मविश्वास देगा, मेहनत ही आपको आत्मविश्वास देगी। विद्यार्थी जीवन में पैसा कॉन्फिडेंस नहीं देता, विद्यार्थी जीवन में मेहनत देते। क्योंकि अभी एक बच्चे का आज ही सिलेक्शन हुआ है, उसके चेहरे की हंसी में देख के मतलब इतना अच्छा लगा, वो क्वालिफाई किया है, मेरा पढ़ाया बच्चा है, आपसे मिलवाऊंगा। वो सेक्शन अफसर के पद पे हुआ है, लेकिन रात दिन मेहनत किया था उसने। यहाँ पर रात दिन पढ़ता था, मैं नाम उसका लूंगा, बुलाऊंगा भी। मेहनत का परिणाम सामने आता है, लेकिन कंटिन्यूटी बना रहे। इसीलिए मेरा एक ही सिद्धांत है, कंटिन्यूटी। चाहे मैं बोर हूं, थका हूं, उससे कोई मतलब नहीं, मेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। वरना मेरा भी मन कर रहा था कि अरे कौन पढ़ाई हिस्ट्री, वही चीजें, लेकिन नहीं, जो काम उसे पूरा करना है। ओके, फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम, जय हनुमान, जय बुद्ध, जय भीम।